अभी तक हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लैटेलेट्स के बारे में, मींस कॉर्पसेस किस तरह से प्रेजेंट है और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की, क्योंकि ब्लड में एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा भी उपस्थित था, तो इस प्लाज्मा की बात करेंगे जो कि 55% बॉडी में प्रेजेंट है, राइट। और अगर हम इसकी विस्कासता की बात करते हैं तो ये 1.7 से 2.5 गुना मतलब इनटू विस्कासित होता है। विस्कोसिटी इसके अंदर जल से इतनी ज्यादा पाई जाती है। नॉर्मली अगर हम इसकी कलर की बात करते हैं तो ये पीले रंग का पदार्थ होता है जो विस्कासित होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है और विस्कासता में इतने गुना हो सकता है वाटर से, राइट। अब अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में हम डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं कि प्लाज्मा में वाटर भी प्रेजेंट होता है, जैसे हम बात करेंगे 90% वाटर है, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात पे आएंगे तो यहाँ पे 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, 0.9% सॉल्ट प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, 0.1% यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा भी पाई जाती है। मतलब नॉर्मली हम प्लाज्मा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक प्लाज्मा प्रोटीन्स है और एक प्लाज्मा ग्लूकोज है, बाकी वाटर है। और सॉल्ट्स के बारे में हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का कंसंट्रेशन लेकर यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा में ही सारे रेड कॉर्पसेल्स जो हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो हैं, प्लैटेलेट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसलिए इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हमने ऑब्जर्व किया। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमने डिवाइड किया है इसे 2 पार्ट्स में। सबसे पहले ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, राइट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये 8 to 9% प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं तो 7 to 8, 8 to 9 वेरी कर सकता है और ये इतना परसेंटेज प्रेजेंट रहेंगे। वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक, that means अकार्बनिक constituents of plasma की बात करेंगे तो ये 0.8 या 0.9% तक वेरी कर सकता है, राइट। ऑर्गेनिक constituents and inorganic constituents। नाउ हम बात करते हैं ऑर्गेनिक constituents में और इनऑर्गेनिक constituents। सबसे पहले इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर N+ Cl- Mg+ कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि उपस्थित रह सकते हैं। मतलब ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। इसी के साथ NaCl भी यहाँ पर उपस्थित रहता है और ये NaCl क्योंकि एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट की तरह वर्क करता है, इसलिए
ये हमारे ब्लड को 7.5 pH तक रखता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ब्लड का जो टेस्ट है वो थोड़ा सॉल्टी है, क्योंकि यहाँ पे ये एक सॉल्ट कैरी कर रहा है। ये तो आयंस के फॉर्म में थे, लेकिन सॉल्ट भी कैरी कर रहा है, इसलिए इसका पीएच अराउंड इतने हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स, राइट। इसमें आते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड इसके अलावा ग्लूकोज। प्लाज्मा वाला ग्लूकोज जो होता है 0.1% प्रेजेंट, और प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे होते हैं 7% के अराउंड प्रेजेंट, राइट। इसका 0.1% एंड दिस इज 7%। अब जब हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूल, राइट। ये 4 टाइप्स के प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे पास प्रेजेंट। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें। यहाँ पे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हमने बात की थी, तो यहाँ पे NaCl तो प्रेजेंट है। कई बार इनके अंदर हम आयरन, आयोडाइड, इनको भी देख सकते हैं, कॉपर, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये भी कई बार हम विजिबल कर सकते हैं कि ये हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है या इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करें। तो हम अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की ही बात करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। राइट, सबसे पहला आता है हमारा एल्ब्यूमिन, जो कि 4.5% तक उपस्थित रह सकता है। ठीक है, इसकी परसेंटेज 4.5% तक हो सकती है। अब एल्ब्यूमिन, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये इसका जो अणुभार है वो 60,000 तक हो सकता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60,000 तक हो सकता है। और क्योंकि एल्ब्यूमिन है तो अगर इसकी कमी होगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनिया। इसकी कमी अगर होती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनिया, जिस कंडीशन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है। राइट, और सबसे पहले अगर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की हम बात करते हैं तो इसका एल्ब्यूमिन का एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब होता है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसको नियमित करने में हेल्प करता है, उसको एक तरह से बराबर करके रखेगा, ना प्रेशर को ज़्यादा होने देगा ना प्रेशर को कम होने देगा। तो एक तरह से एल्ब्यूमिन का रोल है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। 60,000 तक इसका मॉलिक्यूलर वेट अणुभार हो सकता है। अगर इसकी कमी होती है तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया नामक कंडीशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं सेकेंड प्रोटीन की, जिसे हम बोलते हैं ग्लोब्यूलिन। ये 2.5
1.5% तक उपस्थित रह सकता है बॉडी। अगर हम ग्लोबुलिन के अणुभार की बात करते हैं तो ये 90,000 तक इसका मॉलिक्यूलर वेट हम देख सकते हैं और 90,000 या इससे ऊपर भी इसका वेट जा सकता है। वहीं अगर हम ग्लोबुलिन की बात करें तो ये 3 टाइप के ग्लोबुलिन्स बनाता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। राइट, अल्फा भी फर्दर डिवाइड हो सकता है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन्स की अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो गामा ग्लोबुलिन्स का वर्क होता है एंटीबॉडीज को फॉर्म करना, और अगर एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, हम रोगों से बच सकते हैं, तो हम डिजीजेस से इजीली बच पाएंगे। दैट मीन्स हमारी जो इम्यूनिटी है वो इसके कारण बूस्ट अप हो रही, क्योंकि ये एंटीबॉडीज एक प्रकार के प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करती है। वहीं हम अल्फा एंड बीटा की अगर बात करते हैं तो अल्फा एंड बीटा दोनों मिलकर जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, उनका वहन करते हैं, उनको यहाँ से वहाँ ले जाने में हेल्प करते हैं। तो जब अगर ट्रांसपोर्ट इजीली पॉसिबल हो पाएगा इन दोनों के कारण, अल्फा एंड बीटा के कारण, तो हम बोल सकते हैं ब्लड हमारा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हर चीज़ को इधर से उधर ले जाकर पूरी बॉडी तक पहुँचाना। राइट, तो इस तरह से अल्फा बीटा का काम है सब्सटेंसेस का वहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, गामा का है एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना। वहीं हम बात करते हैं फिब्रिनोजन की एंड प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन होता है 0.4% के आसपास प्रेजेंट, ये होता है हमारा 0.3% के आसपास प्रेजेंट। तो जब भी फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों यूनाइट करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये दोनों ब्लड क्लॉट या रक्त स्कंदन में मदद करते हैं। मीन्स ब्लड क्लॉट मैकेनिज्म जब स्टार्ट होता है तो इन दोनों की नीड होती है, ज़रूरत होती है, और इन दोनों के कारण ही जितना भी भाग हमारा रक्त का बाहर बह रहा है वो रुक सकता है और हमारी बॉडी में ब्लड एज इट इज इसी फॉर्म में, इसी अवस्था में स्टोर होकर रह सकता है। तो ये है हमारे फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का वर्क। कई बार ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर भी आते हैं कि ये हमारे ऐसे कारक हैं जो रक्त को स्कंदन करने में मदद कर रहे हैं। राइट, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे प्लाज्मा से अगर हम फिब्रिनोजन को रिमूव कर दें, हटा दें, बाकी सारी चीज़ों को रहने दें, तो फिब्रिनोजन को हटाते ही हमारा प्लाज्मा सीरम कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने इस पोर्शन को हटाया तो उसको हम सीरम कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं सीरम क्या होता है, कि हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को रिमूव कर दें तो सीरम हमारे पास आता है। राइट, अब हमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की क्योंकि बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा लिपिड्स एंड कुछ डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स व प्रोटीन्स भी यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं। राइट, ये दोनों उपस्थित रह सकते हैं, पर कई बार इन्हें हम
घटक नहीं कहते, इनकी कंपोनेंट्स नहीं बोलते, बस ये होता है कि प्लाज्मा क्योंकि इन्हें कैरी करके ले जा रहा है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये दोनों इनके अंदर उपस्थित है, पर हम घटक की तरह इन्हें नहीं बोलते। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मा ग्लूकोज, राइट, जो 0.1% तक प्रेजेंट हो सकता है। अब क्योंकि हमने प्लाज्मा ग्लूकोज बोला है तो ग्लूकोज प्लाज्मा के अंदर उपस्थित रहेगा, पर इसके अलावा दूसरी शुगर्स भी यहाँ प्रेजेंट रह सकती हैं। राइट, कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। मीन्स ग्लूकोज का मात्रा बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के कारण डायबिटीज जैसी कंडीशंस जो हम देखते हैं वो हो रही है, क्योंकि इंसुलिन शायद कहीं जाकर उस ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पा रहा, और उस नॉन मेंटेनेंस के कारण वो नियमित नहीं कर पा रहा, इसी कारण ग्लूकोज जो मात्रा है ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। राइट, अब अगर हम बोले कि ग्लूकोज की अगर हमारी बॉडी में कमी होगी तो हम ऐसी कंडीशंस देखते हैं जहां पर हम बहुत वीकनेस फील करते हैं, और इसके अलावा वहां पे हम अपना वर्क जो होता है वो भी परफॉर्म इजीली नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, इस ग्लूकोज के कारण भी हमारे अंदर कन्वर्जन्स, ईंधन जैसी चीजें देखने को मिलती है कि कई बार कई कई जगह पे गांठें बन जाती हैं, और वो भी जो होता है वो ग्लूकोज के कारण ही होता है। तो ये सारे प्लाज्मा ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ शुगर्स भी इसके अलावा उपस्थित रह सकती है। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस प्लाज्मा, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थे हमारे, उनके फंक्शंस। जितने भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हमने पढ़े उनके डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसके कारण क्या होगा, क्योंकि सारे प्रोटीन, सभी प्रोटीन इसी नेचर के होते हैं, इसी प्रकृति के होते हैं, तो इनके कारण जो एसिड बेस बैलेंस होता है वो बॉडी में इजीली बन पाता है, इजीली ये बैलेंस कर पाते हैं एसिड और बेस। राइट, और ये दोनों आपस में नियमित हो जाएंगे, इक्वल अमाउंट में आ जाएंगे, तो बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। वहीं अगर हम सेकेंड फंक्शन की बात करें तो ये विस्कोसिटी प्रदान करता है, विस्कासता लाता है, और इसी के कारण हमारा प्लाज्मा थोड़ा गाढ़ा रहता है। क्योंकि विस्कोसिटी प्रदान कर रहा है, तो एक तरह से ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं ब्लड को थोड़ा सा गाढ़ा कर रहा है, जिससे ये इजीली अगर कहीं हमें चोट भी लग जाए तो बिल्कुल पानी की तरह ये ना बहे, क्योंकि अगर पानी की तरह बहेगा तो वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल जाएगा, उससे आगे जाकर हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। इसलिए क्योंकि प्रोटीन्स वहाँ प्रेजेंट हैं तो वो उसे गाढ़ापन दे रहे हैं, विस्कासता और विस्कोसिटी प्रदान कर रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो एल्ब्यूमिन जो हमारा था वो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण
दाब प्रदान कर रहा था, जिससे कि हमारा शरीर जो है उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो एक तरह से नियमित हो रही थी। ठीक है, कई बार 30 mmHg तक ऑस्मोटिक प्रेशर प्रदान किया जाता है इन प्रोटीन्स के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लॉट। फिब्रिनोजन और ग्रोथ हार्मोन दोनों मिलकर ब्लड में रक्त स्कंदन क्रियाएं कर रहे थे, क्लॉटिंग करवा रहे थे, और उसी के कारण आगे जाकर हमारा रक्त बिल्कुल बहेगा नहीं, बहना स्टार्ट नहीं करेगा। मीन्स कहीं हद तक वो अपने आप क्लॉट होके रुक जाएगा। हमें दबाएंगे हम, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि क्लॉटिंग, इसलिए थोड़े टाइम रहने के बाद अपने आप वो रुक जाता है। एक लेयर आ जाती है जहाँ पे हमारे लगती है उसके ऊपर, और वो क्लॉटिंग स्टार्ट कर देता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि अल्फा बीटा ग्लोबुलिन जो थे वो हमारे ट्रांसपोर्ट में, परिवहन में काम कर रहे थे डिफरेंट सब्सटेंसेस को, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो अमीनो एसिड्स हो, चाहे वो यूरिक एसिड हो, यूरिया हो, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, क्योंकि हमारा गामा ग्लोबुलिन जो है वो एक तरह से एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट कर रहा है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हमारे अंदर हमें इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। इसी के साथ इसका एक और फंक्शन होता है कि यहाँ पर प्लाज्मा जो वाटर बैलेंस होता है बॉडी में, उसको नियमित करने में हेल्प करता है, वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, वाटर को जल का नियमन करेगा, जिससे कि बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। तो ये है हमारे फंक्शंस प्लाज्मा। अब अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली हमने पढ़ लिया कॉर्पसल्स के बारे में और प्लाज्मा के बारे में। अब हम ओवरऑल अगर बात करें तो क्योंकि ये दोनों ब्लड के ही कंपोनेंट्स हैं, रक्त के ही कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम ब्लड के बारे में भी बात कर सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। राइट, ये हमारी बात कर रहे हैं हम ब्लड के फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन अगर हम बोले तो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि जितने भी हमारे गैसेस हैं बॉडी में उनका किस प्रकार परिवहन होगा ब्लड के द्वारा। क्योंकि हमें पता है गैसेस O2 एंड CO2 हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो ये दोनों गैसेस जो होती हैं ये बॉडी के अंदर व बाहर जाती हैं, ट्रैवल करती हैं। O2 क्योंकि बॉडी के अंदर लाना है तो हीमोग्लोबिन उनसे बाइंड करता है और पूरी बॉडी में O2 ऑक्सीजन को ले जाता है, हर सेल को, हर टिश्यू, हर ऊतक को पहुंचाता है। वहीं CO2 हीमोग्लोबिन से अलग होता है और ये बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करने में, नेजल पैसेज के थ्रू एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। राइट, तो इस तरह से ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस। वही अगर हम O2 की बात करें तो हीमोग्लोबिन या ब्लड लंग्स तक ले जाता है O2 को और लंग्स से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। वहीं CO2 को लंग्स तक लाता है और लंग्स से बाहर की तरफ निकालने में हेल्प करेगा। सेकेंड हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी हमारे न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हैं उनका भी है परिवहन करेगा। किस प्रकार? क्योंकि जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं कुछ विटामिन्स हैं, कुछ हमारे अमीनो एसिड्स हैं, तो ये सब भी ब्लड के द्वारा ही एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित किए जाते हैं, या ब्लड के द्वारा ही इन्हें हम बोल सकते हैं कि इनका स्थानांतरण होता है, प्लस इन्हें हर सेल तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि हर सेल को न्यूट्रिशन जरूरी है, तभी वो इजीली ग्रोथ कर पाएगा या अपने प्रॉपर सिस्टम्स को मेंटेन नियमित कर पाएगा।
करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं, जैसे हम अमोनिया बोल सकते हैं, जिनमें भी नाइट्रोजन युक्त सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से ही बने हैं, प्रोटीन्स टूटते हैं तो हमारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो जैसा हमने लिवर के अंदर भी पढ़ा था कि प्रोटीन टूटा, डीएमिनेशन हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ये सारे प्रोसेसेस हुए, यूरिया साइकिल हुई और यूरिया फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि प्रोटीन्स टूटकर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बनाते हैं और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इसके अलावा जो हम बोलते हैं क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनके ट्रांसपोर्ट में ब्लड के साथ ही जाते हैं और ब्लड के साथ जाकर बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट की ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेस। इनके अलावा जो दूसरे पदार्थ हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट या परिवहन करने में ब्लड हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी तो है ही, इसके अलावा कुछ दूसरे पदार्थ जैसे आयरन है, Fe है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, तो ये सारे जो सब्सटेंसेस होंगे इनका भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और हर सेल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को ब्लड मेंटेन करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा जो शरीर है उसके ताप का नियमन करना सबसे बड़ा रोल है इसका, कि जैसे ही हमारा आसपास वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हमारी बॉडी को कूल रखना है, या आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, विंटर्स की बात करते हैं, सर्दियों की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करना। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो या तो फूल जाएंगी या थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसके कारण ब्लड फ्लो थोड़ा सा स्लो या थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा ताप जो है वो नियमित हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शंस। क्योंकि बहुत सारे एंटीजेंस हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, रोग हमें दे सकते हैं, डिजीजेस दे सकते हैं। इसलिए उन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में मदद करता है, उन रोगों से बचाने में हमें ब्लड एक मदद करता है और इस कारण हमारा जितना भी इन्फेक्शंस प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में वो हमें इन्फेक्शन फ्री करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम हीलिंग ऑफ वुंड। जो हमारा वुंड है, जो हमारे घाव होते हैं उनको मरम्मत कराने में हेल्प करता है, उनको हील करने में ब्लड हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हम जो बोलते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, तो उस कारण से वो हमें हील कराता है और हमारी मरम्मत करने में हेल्प करेगा। जितने भी हमारे घाव होंगे उनको एक तरह से बंद करने की कोशिश करेगा ताकि हमारा रक्त बाहर बहे, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है।